शुरुआत कैसे करें। उसमें बहुत सारी कमी कुछ अपनी भी है, बहुत सारी कमी स्टूडेंट्स की तरफ से भी होती है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों का जायजा लें और कोशिश ये करें कि हम किस तरह से यूनानी के सिस्टम को आगे बढ़ा सकें और हमारे आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनानी को किस तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ जाएं और वो प्रैक्टिस करने लगे यूनानी में। जिस तरह से यूनानी का आज के दौर में अगर हम गवर्नमेंट के लेवल से देखें तो किस तरह से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। हर जगह जगह पर जितनी भी हमारी पोस्टें निकलती है वहां कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के नाम पर या किसी भी दूसरे नाम पर उनको रोका जाता है। तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो आवाम है उस आवाम को हम बताएं, उस आवाम तक हम खुद पहुंचें और खुद पहुंचने के बाद में लोगों को जब उसकी इफादत पता होगी तो वो ऑटोमेटिक इस सिस्टम की तरफ ज्यादा रुजू करेंगे। आज का दौर इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूनानी का जिस वक्त पहले यूनानी सिस्टम जो हकीम अजमल खां के जमाने से चल रहा था और अंग्रेजों के जमाने में भी वो बचा रहा, उन्होंने उसकी भरपूर कोशिश की। लेकिन आज इस दौर में हम इतने सारे यूनानी के ग्रेजुएट्स होने के बावजूद भी, इतने सारे मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हम यूनानी के वजूद को नहीं बचा पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि हमारे अपना जो नजरिया है, जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं वो ज्यादातर एलोपैथिक की तरफ माइल होते हैं और उसके नतीजा ये है कि लोगों को यूनानी की तरफ से थोड़ी सी बेरगबती होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत ही इशू ऐसा है जिसको हमें सब लोगों को मिलजुल कर बैठकर समझने की और इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक हम इसको आगे आने वाली पीढ़ी को उसको हम बचा के नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ा मसला ये कि जो भी स्टूडेंट वहां से निकला या जो प्रैक्टिस में हम बैठे हैं, उन प्रैक्टिस के अंदर यूनानी के उसूल से हम किस तरह से इलाज करें, कैसे हम उसूल इलाज बनाएं। काफी स्टूडेंट्स भी इसमें मौजूद हैं, काफी प्रैक्टिशनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आजम खान जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हमारी काफी बातचीत होती रहती है। काफी जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो भी वो अटेंड करते हैं और साथ ही साथ उनमें यूनानी को मतलब एक जज्बा है कि यूनानी में किस तरह से हम इलाज करें। कोई मरीज आता है तो कई बार उनसे फौरन हमारे पास उनका फोन आ जाता है कि साहब इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये वाले मिजाज के इंसान है, मैंने उसको ये दवा दे दी है, इतना इसको फायदा हो गया है और इतना अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें और क्या करें। तो ये इस तरह की जो जुस्तजू है हम तमाम लोगों के अंदर शामिल होनी चाहिए, जितने भी यूनानी के स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, तलबा हैं, उन सब के अंदर ऐसा हो कि जो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है या जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, कम से कम उनमें तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करें और एक बहुत मजबूत दावेदारी के साथ हम मैदान में हों, ताकि किस तरह की जितने भी अमराज हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आज की देर में ब्लड प्रेशर हमारे सामने चैलेंज है, डायबिटीज हमारे सामने चैलेंज है। फीमेल्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के साथ साथ जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे सामने चैलेंजेस हैं। पीसीओडी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, कैंसर है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत आसानी से समझ कर और इसको बहुत आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज ऐसी नहीं है कि हम जिसमें ये कहें कि साहब इसमें बहुत दुश्वार है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें यूनानी की थ्योरी, यूनानी की जितने भी उसूल इलाज के तरीके हैं, उसको समझने का तरीका, अगर ये सब चीजें हमें मालूम होंगी तो हम बहुत आसानी से तमाम चीजों को ठीक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी सी जुस्तजू हमारे सामने होनी चाहिए। मैं ही एक मरीज की मिसाल देकर मैं अपने प्रोग्राम को अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते का एक वाकया है, एक मरीज हमारे पास ओपीडी में आया और उसको इनकंटिनेंस की परेशानी थी। वो ये कहता था कि जब भी मैं बैठता हूँ, पेशाब करता हूँ तो पेशाब नहीं आता, बार बार थोड़े थोड़े ड्रॉप आते रहते हैं और मुझे फ्लो के साथ में यूरिन नहीं आता। तो ये अच्छा, वो उसके बाद में वो दिल्ली एम्स की बहुत बड़ी फाइल लेके घूम रहा था। उसके बाद में वो रायपुर एम्स भी गया, बेंगलोर भी गया, 3-4 जगह बड़ी बड़ी जगहों से जाकर वो आया और इत्तेफाक से भोपाल वो किसी के जरिए से किसी ने उसको रेफरेंस दिया और वो हमारे पास आया। तो उन सब उसकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद में, सफरावी मिजाज का इंसान था, तकरीबन 24 ईयर्स उसकी एज थी
अच्छा खासा मतलब जवान इंसान, और वो पेशाब की इस प्रॉब्लम को लेके पिछले 4 सालों से ऐसे ही घूम रहा था। सोनोग्राफी और जितनी भी उसकी टेस्टिंग थी वो सब बिल्कुल ठीक थी, कहीं भी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने जितनी भी दवाइयां उसको दी उससे उसको नुकसान तो जरूर हुआ कि उसके नींद उड़ गई, उसको जो है पेशाब में जलन भी कभी कभी होने लगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया कि बहुत ज्यादा एसिडिटी जलन होने लगी, फिर उसकी टैबलेट उसने और बढ़वा दी जो भी डॉक्टर थे। तो उसके बाद में जब वो आया हमने उसका एग्जामिनेशन किया देखा तो सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि ये ज़ोफ़े मसाना और ज़ोफ़े आसाब का केस है, क्योंकि इस तरह की जो भी मेडिसिन है एलोपैथिक के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो उसमें इन्वेस्टिगेशंस में इधर उधर उलझाते रहते हैं उसको। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं किया उसको, मैंने कहा कि आप, मैंने उसको माजून फलासफा दिया और उस पुश्ता जमर्रुद दिया, और एक रोगन में पुस्त मालिश करने के लिए दिया कि नाफ से निचले हिस्से पर आप रोगन में पुस्त की मालिश करें। तो सिर्फ इन 3 चीजों को देने के बाद में जब तीसरे दिन उसका एक, क्योंकि वो बाहर का मरीज था, भोपाल का नहीं था, भोपाल से बाहर से आया था, मैंने कहा भाई आप जब आए तो फोन करके आए कि आप वो बाहर से आएंगे तो दुश्वारी होगी, बाई चांस हम यहाँ ना मिले, तो इसलिए उसको हमने बताया। बताने के बाद में फिर उसने, जब उसका फोन आया तो कहा कि साहब अभी तक जितने भी मैंने 4 साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 4 साल से आज पहली बार मुझे इतना खुल के और बहुत आराम से पेशाब आया है, और मतलब वो बहुत खुश था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। अगर नेक्स्ट कोई प्रोग्राम हुआ तो हम उसमें पूरा उसका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम उस शख्स को भी बुला लेंगे, उससे भी हम बात करवा सकते हैं उसी तरह से। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस चीज को हम यूनानी के उसूल पर परख के तोल कर हम उसमें इलाज शुरू करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा और कारआमद होगा। इस प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। डॉक्टर अब्दुल अजीज खान साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं, आप इस प्रोग्राम में आए और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। हाजिक लेक्चर सीरीज के इस प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आइए नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर से शुरू करते हैं, और अब मैं दावत देता हूं डॉक्टर अब्दुल अजीज खान साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्टेज सेकंड अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में। आपका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। अगर हम आपके टीचिंग एक्सपीरियंस को देखें तो 16 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तकरीबन 12 रिसर्च एक्सपीरियंस आपका 12 ईयर्स का है। काफ़ी अवार्ड्स आपको इस तिब्बी दुनिया के इस फील्ड में मिल चुके हैं। एक्सीलेंट टीचर्स अवार्ड आपको 2 बार मिल चुका है। हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड भी आप सरफराज हो चुके हैं आप, और एक्सीलेंस टीचिंग अवार्ड भी आपको मिल चुका है। मतलब टीचिंग के अंदर आपकी बहुत ही अच्छी नुमाइंदगी रही है। इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ प्रोफेशनल से भी आपको एक अवार्ड मिल चुका है। इसी तरह से यूनानी की जो यूनिवर्सिटी AMU यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप काफी पोस्टों पर फाइज हैं, काफी चीजें आपने वहां पर कर रहे हैं। मेंबर भी हैं आप एकेडमिक काउंसिल AMU के। आपकी 7 बुक्स जो हैं पब्लिश हैं, जिसमें 3 पब्लिश हो चुकी हैं, 4 अभी अंडर पब्लिकेशन है। रिसर्च पेपर्स और जो एब्स्ट्रैक्ट्स पब्लिश हुए हैं 108 108 पेपर्स हैं। सेमिनार सिंपोजियम वर्कशॉप की तो आपकी खैर माशाल्लाह तादादी नहीं है, वो लातादादी लग रहे हैं मुझे, इतना अच्छा आपका। अच्छा, अभी फिलहाल जो है आप ग्रेजुएशन आपने किया, PG भी आप तहफ़्फ़ुज़ी समाजी तिब में PG किया है आपने। एकेडमिक जो एक्सीलेंस रिपोर्ट्स हैं आपकी बहुत ही अच्छी और मतलब हौसला अफजा है हमारे लिए भी। तो इस इंट्रोडक्शन को मैं लंबा ना करते हुए मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। और जो आपका प्रेजेंटेशन आज का जो टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीको अरब मेडिकल विजडम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, बहुत ही अहम टॉपिक है। हालांकि इससे पहले हम डायबिटीज पर 2 लेक्चर करा चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि हम अभी इसका जो है एक गोशा जो है वो तृष्णा है रह गया है, जो प्रैक्टिकली हमें किस हिसाब से चलना चाहिए उसमें आज काफी हमें मदद मिलेगी समझने में। तो मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। डॉक्टर अजीज साहब, ओवर टू यू।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। खास करके आरिफ साहब का और अपने उस्ताद गिरामी प्रोफेसर गुलगिर साहब का, हमारे कुलीग डॉक्टर अकमल राजस्थान में, और इससे जुड़े हुए तमाम लोग जो मुझे किसी तरीके जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हाजिक रेमेडीज़ और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, जो हर मसाइल में तिब्बी दुनिया की खड़ी रहती है आगे आगे, डॉक्टर सईद साहब और ये तमाम लोग जो एमपी की यूनिट है, ये यकीनन काबिल सताइश है ये प्रोग्राम अपने आप में, कि एक तरीके से ये गैर रवायती तरीके से ये तालीम की तरवीज है और तशहीर है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग तो होती रहती है, तो उसमें हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, हमें पढ़ाना भी होता है। तो स्टूडेंट्स कई बार जो होते हैं उन तमाम चीज़ों को सीख तो लेते हैं कई बार, लेकिन हमेशा जो है एक मेडिकल सिस्टम ही दुनिया में ऐसा है जिसमें हमेशा जो है, या लॉ है या मेडिकल नॉलेज है, इसमें हमेशा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपको रिवीजन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि अपडेशन होता रहता है, और कई बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है कि जो माजी में जो चीज़ें हमने छोड़ दी थी उसको दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो दुनिया में लोग जो इससे परेशान हैं, हमें उन्हें कम से कम इससे फ़ायदा पहुँचा सकें उससे। तो इसी मुनासिबत से ये हाजिक लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक लिए गए, और डायबिटीज़ पे भी काफ़ी कुछ बातें सर ने करी थी। जुल्किर साहब का लेक्चर कई बार हुआ, कई बार सुन पाया मैं, कई बार नहीं सुन पाया। तो ये जो कुछ मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये हमारे उस्ताद का ही समझिए मरहून मिन्नत है, जिन्होंने तालिब इल्मी दौर में, जब मैं यहाँ अलीगढ़ में था, BMS कर रहा था, तो आप यहाँ पर थे, और उस वक्त भी आपने जो हमेशा शफ़क़त हासिल रही। लेकिन जब मैं बेंगलोर गया MD करने के लिए, उस दौरान जो 3 साल रहे, वो वक़्फ़ा कहीं न कहीं पूरा तरह से एक तरह से कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेरे लिए रहा, या ज़िंदगी का तर्ज़ अमल ही बदल गया और सोचने समझने का तरीका ही बदल गया, और तिब के ताल्लुक़ जो एक मोहब्बत, एक लगाव पैदा हुई, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती इस तरह से उसके बाद। और यही नहीं कि हमारे तमाम बैच के लोग, इसलिए कि अगर आप उस्ताद को नहीं समझते हैं तो आप किसी को नहीं समझते हैं। इसी ज़िंदगी में हमेशा अपने उस्ताद की कदर करनी चाहिए, और मैं मशकूर हूँ उनका तहे दिल से, वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कितना वक्त होगा आरिफ साहब हमारे लिए। मिनट सर जी, 45 मिनट्स। 45 मिनट जी, ठीक है। तो ये टॉपिक तो है बड़ा सा, बहुत लेंथी टॉपिक है, और इसमें कई सारी चीज़ें मैं जोड़ रखी थी। वक्त की जिस तरह से सूरत रहेगी, जिस तरह से कमी जाती रहेगी। डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको थोड़ा लंबा कर हाँ दीजिएगा। बिल्कुल ज़्यादा वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब की बात हो गई थी पिछली बार, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एक चीज़ इसमें से एक शुरू करने से पहले, एक असल में एक डेटा पब्लिकेशन हुआ बहुत पहले, क्योंकि बात हो रही थी हमेशा कहीं ना कई बार जो है डायबिटीज़ के ताल्लुक से अर्ली डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ की बात की गई है हमेशा। तो बेसिकली वो प्री डायबिटीज़ नहीं है, ऑलरेडी वो डायबिटीज़ उनको हो चुकी होती है, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। तो उनको डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, इसलिए वो स्टेज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो हमारी जो तबीयत है वो कहीं ना कहीं हमारी मददगार साबित होती रहती है, और हम समझ नहीं पाते हैं, या समझ के भी अनजान बने रहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज जो यूकेपीडीएस के नाम से बहुत मशहूर हुई, जो उसका डेटा है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं। उसने कहा कि जब डायग्नोसिस होती है तो तकरीबन 50% जो वो बीटा सेल है वो डैमेज हो चुका होता है, उसका फंक्शन जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका होता है, और ये धीरे 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 कंडीशन जो होती है वर्सन होने लगती है। ये उसी का मैंने यूकेपीडीएस की ही जो वेबसाइट है, जो डेवलपमेंट जो स्टडी हुई थी, वहीं से इसको कॉपी किया मैंने, कि किस तरीके से, कि आप देखें कि नीचे एक्स एक्सिस पे देखिए आप, इसमें डायग्नोसिस कब मिलती है किसी को, यानी कि आप देखिए माइनस से शुरू किया, -10 ईयर, -6 ईयर, फिर -2, फिर 0, यानी कि टाइप 1 जब तक आता है तो अच्छा खासा वक्त बीत चुका होता है। और यहाँ पर जब आप डायग्नोस करते हैं तो यार देखिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको जो ये पीले रंग के डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, इतना सारा डैमेज हो चुका होता है। यानी कि ये पीछे से ही, यानी कि जो ग्लूकोज का टॉलरेंस डिस्टर्ब हो रहा है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, धीरे 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 जब बिल्कुल सिम्टम्स में, जिसके हम लोग ये मानते हैं कि पहले फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, फिर वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में कन्वर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं डिरेंजमेंट होता है, यानी सुए मिजाज लाक हो जाता है, धीरे 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 वो गैर तबीयत हालत पैदा होने लगती है, फिर उसके बाद में वो इस्टेब्लिश होने लगती है, और वो डिजीज के साइन सिम्टम्स हमारे जिस्म के अंदर आने लगते हैं। उसी को थोड़ा सा 3 स्लाइड्स में है ये, कि कैसे वो चेंज होता है, कि इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो कंपनसेट करता है, जैसे कि जब कुछ चीज़ कमी होती है अपने आप वो मेहनत करने लगती है, कुछ ज़्यादा करने लगे, उसकी वजह से क्या होता है कि वो फेज 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फेज 1 देखिए अगर आप, तो फेज 1 जो है यहाँ पर आपका ये
यहाँ पर जाकर के मालूम पड़ता है ये, बिल्कुल। और उस वक्त क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करता है पैंक्रियास। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फेज 2 की तरफ जब बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ड्यू टू कोर्स टेंड्स टू वर्सन सो दैट द पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप डिस्पाइट एलिवेटेड, यानी कि इंसुलिन का लेवल अगर आप करा के देखेंगे तब भी उसका बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन पीपी जो होगा ब्लड शुगर उसका वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। थर्ड स्टेज में जैसे जब वक्त बीतता चला जाता है तो बीटा सेल्स जो होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसकी जो सिक्रेटिंग कैपेसिटी वो काफी कम होने लगती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि लोअर इंसुलिन सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है इंसुलिन सिक्रेशन, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, वो डायबिटीज पूरी तरह से वो स्टैब्लिश हो जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि सिक्रेशन कम होने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोटॉक्सिसिटी होने लगती है। और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सिक्रेशन कम होने लगता है, टॉक्सिसिटी जो होती क्या होगी, एक डीकम्पनसेटेड स्टेट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू डायबिटीज। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्रोपोज्ड बॉडी जो हमारी होती है वो अब वो अलामत जाहिर करने लगती है। तो हम इसीलिए जो है डिजीज को हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने तिब में क्या नाम है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज को पढ़ा होगा, अब चूंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं, तो उसमें एक प्री पैथोजेनेसिस फेज होती है और एक पैथोजेनेसिस फेज होती है। तो अगर हम जो ये तमाम हालत जो होती है वो प्री पैथोजेनेसिस फेज की है, तो उस वक्त भी काफी कुछ, लेकिन क्या होता है कि बॉडी के उसके प्री पैथोजेनेसिस तो कर ही नहीं पाते हम लोग रिस्क फैक्टर्स को, पैथोजेनेसिस डेवलप होती उसमें भी अर्ली चेंज आने शुरू होते हैं। अलामत के जाहिर होने से पहले भी चेंज धीरे 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 होते हैं। बहुत ही हसास किस्म के लोग या जो बहुत ही ज्यादा मेरे को मॉनिटरिंग करते हैं दे कैन असेस। लेकिन क्या होता है कि शुरू में हमें जब डायबिटीज डायग्नोस होती है या हमें शुगर कभी वाली ब्लड शुगर आपको रैंडम कराया आपने तो आपका 200 के आसपास हो गया, तो हमारा दिल ही अपने आप से ही पेशेंट खुद कहता है हो सकता है मैंने कुछ खाने में ऐसी चीज खा ली हो इसलिए बड़ा हुआ, या कम से कम वो नहीं कहेगा तो उसके पेरेंट्स में अगर शादी हो चुकी होगी उसकी तो उसकी बेगम कहेंगी, शादीशुदा नहीं है तो वालदा कहेंगी, शादीशुदा तब भी वालदा कहती है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं तुमने ऐसे खा लिया होगा इसलिए बढ़ गया होगा। इस तरीके से चीजें धीरे 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 फिर वो नेग्लेक्ट कर देता है, अल्टीमेटली क्या होती है डायबिटीज स्टेब्लिश हो जाती है। हमने कई सारे केसेस में ऐसे हिस्ट्री लेकर के देखी तो नेग्लिजेंस का ही केस मिलता है बार बार। ये मैंने कई बार इसको कई जगह प्रेजेंट किया, इसको शेयर किया कि ये फाइना जो है इन्होंने प्रेजेंटेशन किया कई बार, इन्होंने कहा कि इंसुलिन जो है इट्स ए बिग स्कैम। इसका ये इकोनॉमिक टाइम्स में 2016 में पब्लिश हुआ था। यूनानी पर्सपेक्टिव में इथियोपैथोजेनेसिस में थोड़ी सी बातें इसके बारे में, नॉट डूइंग द हिस्ट्री, ने बता दिया आपको सारी बातें। कोवा बेसिकली सारा जो काम है वो कोवा के ऊपर ही है। लास्ट स्लाइड लूंगा मैं इसके ऊपर। कि जो मुख्तलिफ अतिब्बा ने जिसके बारे में बताया कि एक रिवीजन के तौर पे ले लीजिए, आपकी जालिनूस ने इसको डिस्क्राइब कर दे डायरिया इरिनोजा और डाइप्स कॉज के नाम से कि थर्सी डिजीज। इन्होंने कहा कि ये जो है किडनी की रिटेंटिव पावर, अभी भी एक सवाल और एक झगड़ा पैदा हुआ है कि डायबिटीज जो है क्या वो किडनी की डिजीज है, डायबिटीज क्या वो लीवर की डिजीज है, या डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अभी भी बहुत सारी चीजें, हमारे यहाँ एक पीजी की थीसिस सबमिट हुई, वहां पर जब हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को इवेलुएट किया, इसका खास करके जो मिडीवल पीरियड के बाद का जो पीरियड है यानी कि 1500 के एडी के बाद का पीरियड है, उसमें बहुत सारा डेटा हमें ऐसा मिला जिसमें सिंपली एक एक फाइंडिंग को, लेबोरेटरी की फाइंडिंग को या किसी एक इंसान की, क्योंकि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था वो, और उसने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया। तो अभी भी इसमें सही तरीके से काम करके इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि एक्चुअल कॉज किस तरह से करता है। जालिनूस ने, मेसिना ने इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि इट्स दोलाब की वाटर व्हील, क्योंकि पानी बहुत निकलता है, क्योंकि किडनी का डायरिया उन्होंने कह दिया इसको, और थोड़ा सा इसको उन्होंने मेंटल और इम्पोर्टेंट जो इसके कॉम्प्लिकेशन थे उसको भी कहीं ना कहीं इसको डिस्क्राइब किया। और इन्होंने सबसे पहले इसको जो है यूरिन को डिस्क्राइब किया कि पॉलीयूरिया इसमें होता है, और उसको उन्होंने जिस्म की जो कमजोरी लाहक होती है वो ज़्यादा पेशाब की जाती की वजह से इसको बयान किया। राजी ने भी इसको, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्हें कोते मास्का की कमजोरी के बारे में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। इब्न नफीस ने की कहा कि कोते मास्का जो कमजोर हो जाती है, कोते ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें चलती रही। तो अगर आप इन जनरल अगर आप देखते हैं इथियोपैथोजेनेसिस को, तो एक स्लाइड में इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको, कि जो न्यूट्रिटिव कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गन के बारे में अगर बात करेंगे, वो 3 फंक्शन करती है, एक तहसील का, एक इल्साक का और एक तशबीह का, यानी कि एक्सेप्टेंस, एडहेरेंस, एसिमिलेशन। फिर ये जो फंक्शन है तीनों, ये 4 तरह की कैपेसिटी से उससे सर्व होते हैं, उसमें मासिका, दाफिया, जाजिबा, हाजिमा। और ये चारों जो फंक्शंस होते हैं ये मीडिएट होते हैं किससे, कैफियत के जरिए से, मिजाज।
यानी कि हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत, यानी कि ये चारों कैफियत इन्फ्लुएंस करती है इन 4 फंक्शंस को। अल्टीमेटली जो कैपेसिटी होती है कोद तबैया की, वो जाकर के इस पर असरअंदाज होती है। तो अब इसमें देखिए, अगर आपकी डेविएशन हो जाए किसी मिजाजी कैफियत में किसी भी वजह से, या उसकी कोत गाजिया में कोई फर्क पड़ जाए, तो क्या होगा कि बदल मातदल फराम नहीं होगा, और जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के जरूरी है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि डिजीजेज में बहुत सारी अलामत सामने आती हैं। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भाई सुए मिजाज की आप दूर कर दीजिए, और जो प्रीडिस्पोजिंग कॉज है उसको, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3 बुनियादी तौर पे ततिबा का जिक्र मिलता है। उसको और एलाबोरेट कर लीजिए आप, तो उसको आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फार्माकोथेरेपी कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो मॉडिफिकेशन है वही है वो लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन, फिर डाइट को चेंज कर लीजिए, फिर आप नहीं हो सकता है तो फार्माकोथेरेपी। अभी क्या है कि जो हमारा कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने हवाला दिया किस तरीके से लोग परेशान थे कि तिब में, और अभी मैं थोड़ा सा इसमें लिटरेचर सर्वे कर रहा था इसके बारे में, फार्माकोथेरेपी के बारे में, कि बीटा-ग्लिप्टिन कितनी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जा रही है, जबकि बीटा-ग्लिप्टिन से और सीटा-ग्लिप्टिन से रिपोर्टेड है कि पैंक्रेटाइटिस बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। अब इसमें एक चीज़, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू बात करने से पहले एक बात मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे, कि जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे और जब इसको सीख रहे थे, इसको उस टाइम के तिब की जो नज़ाकत को सीख रहे थे, तो बहरहाल एक इंटर्नशिप 6 महीने की एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, और एलोपैथी में भी करते हैं हम लोग, यूनानी में तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अब थोड़ा सा दौर बेहतर हो गया है। वहाँ पर सबसे पहले कह देते कि जैसे कहते डाइट के बारे में, दवा खाइए आप और आप ग़िज़ा को अपने 5 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। तो वहाँ से निकल कर क्या आ गया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में ब्रंच, और फिर वो इवनिंग टी स्नैक्स। उन्होंने कहा कि आप खाने को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मुझे लगा शुरू में कि शायद ये जो है बिल्कुल तालिब इल्मी दौर में था कि शायद ये इलाज का हिस्सा, तो मालूम है चलो आगे चल करके इलाज का हिस्सा कुछ भी नहीं है, ये दवाओं की वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसको दूर करने की बात थी। मेरे वालिद मरहूम डायबिटिक थे, उनको शाम में डॉक्टर कहता था कि जब आप सोने लगे तो आप 4 क्रैकजेक के बिस्किट खाइए और थोड़ा सा दूध पी लिया कीजिए, और आपको रात में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आप एक दुधारी तलवार पर जिंदगी जीते हैं। जहन वहीं से मुंतशिर हुआ हमेशा के लिए कि ये क्या चीज़ है ऐसी, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है कि किसी को पेन व पेनकिलर दे दिया आपने, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ही फैमिली में, जितना सारा काम मेरा इसके ऊपर है, मोस्टली मेरी फैमिली का है, शुरुआत कहीं और से, आगे चल के मैं बात करता हूँ अभी आधे पार्ट में अपने। तो यहाँ पर मिलता ही है कि पता दर्द बहुत हो रहा था, दर्द के लिए बहुत दवाएं खाई, फौरन पता चला 5 साल के अंदर उनका किडनी फेल हो गया। उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल, तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर है, आप में से चूंकि यहाँ पर कई सारे टीचर्स भी हमारे भी हैं, जब अल कानून को कई बार पढ़ने का मौका मिला, उसमें से कई सारे पेपर्स इस तरह से, तो उसमें अल कानून ने जहाँ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ का एक चैप्टर लिखा है, उसमें प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के चैप्टर में उन्होंने बिल्कुल पहली लाइन में जो ट्रांसलेशन, चूंकि अरबी इतनी अच्छी नहीं आती मुझे, लेकिन ट्रांसलेशन मैंने तीनों का पढ़ा, गुरुनर का पढ़ के देखा, शाह साहब का पढ़ के देखा और हमदर्द का पढ़ के देखा, लेकिन ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं सब मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क है बस। वहाँ पर उन्होंने एक इब्न सीना ने लिख रखा अपनी किताब में उसमें कि आप जो है अगर आप हेल्थ को प्रिजर्व करें, एडल्ट के लिए, वो भी एडल्ट के लिए, उसमें उन्होंने 3 चीज़ों का बहुत जिक्र किया, जिससे इतना ज़रूरिया भी आ गया। उसमें 3 चीज़ों का बहुत जिक्र मिलता है, एक एक्सरसाइज का, एक डाइट का और एक स्लीप का। तो आप देखेंगे कि अगर जो लाइफ स्टाइल वाले डिसऑर्डर जो कहलाती हैं आजकल, खास करके डायबिटीज़ को अगर आप अवोलेट पे लेते हैं, आप हाइपरटेंशन को लेते हैं, आप अवोलेट पे लेके आते हैं, तो वहाँ पर अगर ये 3 फैक्टर्स को सिर्फ आप कंट्रोल कर ले जाइए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सित्ता ज़रूरिया बैलेंस हो जाएगा। अल्टीमेटली जो सित्ता ज़रूरिया कहीं ना कहीं उसका बैलेंस हो जाएगा और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है इन्हीं के तवाज़ुन के ज़रिए से। तो ये सारी बातें हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होनी चाहिए, मतलब एवरीबडी नोज, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करेंगे आगे चल करके। जैसे कि पढ़ देता हूँ मैं इसको जल्दी से, कि फिजिकल एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, जो एक प्रॉपर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की हो, और इसमें जो रेड कलर से लिखा है स्वेटिंग, स्वेटिंग इज ए मस्ट। क्यों मस्ट है वो आ गया यार अभी। एक्सेसिव स्लीप नहीं होना चाहिए, एक टाइमली होना चाहिए। क्या होगा, जो बलगम का मात्रा बढ़ेगा उसका अवॉइड करना चाहिए। सडन लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए। ह्यूमिड और कोल्ड इन्वायरमेंट्स जो है उसमें बचना चाहिए। और ये बहुत ही मशहूर ज़माना है कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, एक्सरसाइज फैक्टर्स, कैसे इसको आप 6 चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन में कि आप जो उसको इन तमाम चीज़ों को मना करिए कि चीज़ों खाने के लिए कहिए। अभी एक स्टडी जो मेरे एक केस स्टडी इसी के ऊपर है, डाइट के ऊपर है और कुछ दवाओं के ऊपर है। ये फार्माकोथेरेपी में लंबी लिस्ट है दवाओं की जो अवेलेबल है। हियर कम्स जो असल मकसद था, जो हमें मौका दिया गया जो प्रेजेंट करने के लिए, कि केस स्टडीज़ के बारे में मैं बात करूं आपसे,
आप तमामी हजरात से इस स्टडीज़ के ताल्लुक से। मेरा मानना था कि जब जिस तरीके से चैरिटी जो कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन एट होम, इसलिए रिसर्च भी यहीं से होनी चाहिए कि जब तक आप अपने सामान के, अपनी चीज़ों के बारे में आप खुद, आपकी फैमिली उसको यकीन नहीं करती, तो बाहर की दुनिया को आप कैसे बताएंगे। एक थोड़ी सी एक बैकग्राउंड है इसकी कि कहाँ से, जैसे कि हम तो उस्ताद से सीखे हुए मोटिवेटेड लोग हैं, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में क्या होता है, आदमी जब नौकरी शुरू करता है तो टेम्प्रेरी जॉब रही, कुछ भी रही, तो बहुत सी चीज़ें छोड़ देता है या उसको मौका नहीं मिलता। क्योंकि मैं तहफ़्फ़ुज़ी समाजी डिपार्टमेंट से हूँ, तो ओपीडी का बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं मिल पाता है चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस में क्या होता है कि मुआवजात की ओपीडी, स्किन की ओपीडी, इस तरीके से बहरहाल। तो लेकिन हम लोग को एक मौका मिलता है कि हम जो है वो कैंप करते हैं। ऐसे ही जब मैंने अलीगढ़ में ज्वाइन किया एमडी करने के बाद, बेंगलोर से आया वहाँ पे, 2010-11 की बात है कि हमने जो है कैंप किया। तो मेडिकल हेल्थ कैंप करते थे हम लोग, तो हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो हम लोग स्क्रीनिंग करते थे, उसमें कराडा स्कैन भी रखते थे और ओबेसिटी चेक करने के लिए, और हम लोग ग्लूकोमीटर भी रखते थे। तो ऐसे ही एक खातून आई बहुत ही परेशान हालत में कि हमें जो है वही तमाम सिम्टम्स, पेशाब बहुत होता है, थकान बहुत लगती है और ऐसा वैसा, तो खाती हूँ तो बदन को नहीं लगता है। तो जो उनका ब्लड शुगर चेक किया गया, इट वाज ऑलमोस्ट 530। जनरली रीडिंग जो होती है वो नहीं बताती है ग्लूकोमीटर, उसकी लिमिट ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उस वक्त जो है जो इंस्ट्रूमेंट था उसका तो बता दिया उसने 530 के आसपास। ऐसा एक केस 530 में और भी मिला था। तो उसकी जो पॉइंट्स लिखे हमने, उसको आप पढ़ देता हूँ आपको कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लो। मैंने उससे कहा फौरन कि इसको लिख के दिया कि आप HbA1c करा लीजिए, ताकि हम पिछला, हो सकता है मैंने क्या गलत आ गया, ऑलरेडी नहीं तैयार हुई बिल्कुल। फिर हमने उसको अपनी ओपीडी में बुलाया, हमारी ओपीडी चलती थी कंसल्टेशन के लिए, जो हेल्थ प्रोमोटिव यूनिट NIM में भी चली है। फिर कुछ दवाएं लिख के दी कि आप ये दवाई यूनानी की ले लीजिए आप। उसने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 10 रुपये का पर्चा बनवा ले, यही एहसान है हमारा। कैसे भी करके उसको फिर कहते ना बादरी नाखास्ता कि चलो भाई ठीक है, बेचारी आई है। उसको हमने एडवाइस किया, तुख्म हयात हमारे यहाँ दी जाती है, तुख्म हयात दी जाती है हफ्ते भर के लिए, तुख्म हयात उसको लिख दिया, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और वो कैल्शियम की जो हमारे यहाँ मिलती है, कुछ सदफ वगैरह लिख के दे दिया। बस उससे हमने एक चीज़ कह दी, जहन में ऐसी बात आई, क्योंकि तकरीबन 65 साल की खातून थी, बहुत ही लागत थी, गरीब किस्म की थी, और अभी मालूम चला उनकी जब तक वो जिंदा रही वो तुख्म हयात पे रही। जब इनको दिया तो उनको 1 हफ्ते के बाद बुलाया। तो हमारे यहाँ जो कि हमारी ओपीडी में हम लोग ग्लूकोमीटर रखते हैं वहाँ पे, चूंकि एक कम्युनिटी हेल्थ ओपीडी होती है, तो ग्लूकोमीटर ये सब चीज़ें रखते हैं। तो अपना इंस्ट्रूमेंट भी रखते थे और स्ट्रिप भी रखते थे, उसका फौरन चेक करके देखा, ड्रास्टिक चेंज, डायरेक्टली इट कम्स टू अराउंड 300। तो पेशेंट को चूंकि कंप्लेंट भी ठीक हो रही थी, अब वो धीरे 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 क्या हुई, वो पेशेंट आने लगी। अब क्या किया हमने, बल्कि हाँ एक बात रहेगी, शुरू में उसको नहीं कुछ फायदा हुआ, 1 हफ्ते तो कोई फायदा नहीं हुआ उसको, चूंकि हमने बताते थे 8 से 10 दाने खाया कीजिए, लेकिन वो बजित थी कि नहीं मुझे यही दवा दीजिए आप, या कुछ और लिखिए, मुझे फ्री में दवा चाहिए, लेकिन इतना हो नहीं पाता था। तो मैंने उससे कहा कि आप जो ऐसा कीजिए 18 से 20 दाने ले लीजिए, एक टाइम में आप इसको भिगा दीजिए, छान के पी लीजिए। जब उसकी डोज बढ़ाई दवा की, तो फिर वो उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। अब वो वहां रिजल्ट जब आना शुरू हो गया, तो धीरे 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 अभी 3 साल पहले वो बुढ़िया एक्सपायर हुई बेचारी, लेकिन जब तक वो रही, सेहतमंद रही, और वो फिर वो आती नहीं रही, कोई भी हमारे ओपीडी के अंदर कोई बैठा रहता था। बाद में जब ये लॉकडाउन से पहले की बात है तो उसका इंतकाल हो चुका था, लेकिन ये हमेशा जो है वो आकर के किसी को भेज के, फिर उसके जो दामाद थे उन्होंने पैसे से दिए उसको, फिर वो खरीद लिया करती थी अगर हॉस्पिटल बंद मिला, और कई बार 2 पर्चे बनवा के लाती थी, ले लिया करती थी। अभी उसके जो है दामाद मिले थे, उनकी वाइफ को भी था प्रॉब्लम, उसने बगैर कुछ बताए हुए यही तुख्म हयात मार्केट से लेना शुरू कर दिया। उसकी शुगर रहती थी 300 के आसपास रहती थी, कह रहे थे कि वो ये अपना ऑफिस में बुल हैं, कोई मिलना भी चाहे कभी आए अलीगढ़ तो मैं मिलवा देता हूँ उनसे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वही जो है वो जो दाने लिखे थे आपने, वही जो फूल हैं वही हमारे मार्केट में वो जो पनीर के डोडे के नाम से मिलती है, और हम उसको ले लेते हैं, भिगा के मल छान के 20 दाना ले ली सुबह शाम, बेहतरीन जिंदगी चल रही है। तो क्या हो गया कि एक जो इकोनॉमिकल बर्डन पड़ता था सोसाइटी के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं तिब यूनानी के जरिए से, तिब यूनानी का खासा यही है कि जैसी आवाम है, जैसा मरीज है, उसी हिसाब से तजवीज़ करनी है, दवा करनी है। अब हम आते हैं मेन जो है, जिस तरीके से जहाँ से फिर काम करना शुरू किया इसके ऊपर, तो उसमें जो जाहिर है कि एक मेथोडोलॉजी पूरी अप्लाई करी मैंने इसके ऊपर। हमने उसका डेटा कलेक्शन शुरू किया उसके ऊपर, हर एक फैमिली के मेंबर का जो हमारे घर में डायबिटिक थे उस वक्त, आज से तकरीबन 4-5 साल के आसपास, जिसमें एक्यूचेक ग्लूकोमीटर आज तक वही रह गया।
मोबाइल का ऐप यूज़ किया हमने पेसर का कि हम कितना चल रहे हैं महीने के लिए, और फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ एडवाइस करी हमने। खुद भी अपना घर का काम किया करते थे, मदद करते थे फैमिली की, अल्लाह सवाब भी देता है उसका, घरों में इत्तेफाक बढ़ता है, नाइत्तेफाक कम हो जाती है। और हमने डाइटरी डेटा को भी कैलकुलेट किया बाय यूजिंग रिकॉल मेथड। उसमें जो दवाएं इस्तेमाल, इतनी सारी दवाएं सबको एक साथ नहीं दी गई, सब अलग अलग तरीके से। जवारिश जालिनूस सबसे टॉप पे की दवाई, यही आजकल सब कुछ बढ़िया चल रही है मार्केट में। और हमने तकरीबन हिंदुस्तान में जितना अवेलेबल है फार्माकोलॉजिकल कंपनी, इनक्लूडिंग खतीबिया कॉलेज का जो हमारा दवाखाना है, हमदर्द कहीं का भी है, लेकिन हमें जो है अल हकीम मिला या फिर वो मन्नान साहब का है सर्वर, वहाँ से हम बनवा करके इसको लेते रहते थे। उससे ज़ैबदिस इस्तेमाल हुई, उससे काफूर, दुलाबी, शक्रीनो, फिर शक्रीना भी आई, इसकी न्यू शमा की, उसको भी इस्तेमाल कराया, कलौंजी शुगर पाउडर, मोहम्मदिया प्रोडक्ट का, और सिंगल ड्रग्स में तुख्मा हयात और अस्कोल मुसल्लम, ये दवाएं कितनी घर में आएगी। अब आते हैं सबसे पहले केस में। तो ये जो एज लिखी है 43, दिस इज 45 नाउ। 45 ये केस है 45 मेल का, और फैमिली हिस्ट्री जो है वो डायबिटीज की है। इसमें फादर इज नो मोर, और मदर को डायबिटीज, एल्डर सिस्टर को, ब्रदर इन लॉ को, एंगर ब्रदर को, ऑलमोस्ट फैमिली हिस्ट्री है। और जब पहली बार मालूम चला डायबिटीज के बारे में तो उसके ये लेवल था, फास्टिंग शुगर जो था वो इट वाज ऑलमोस्ट 246, पीपीबी 306, तकरीबन 4 to 5 ईयर्स है। बट क्योंकि वो यूनानी का एक प्रैक्टिशनर और यूनानी का डॉक्टर, तो उसने बिल्कुल नहीं चाहा कि इसको मैं किसी तरीके से वो एलोपैथिक मेडिसिन लेने को तैयार नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उमन लोग अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं डिस्कस करते हैं, इट्स मी, ये मेरे बारे में टोटली है। और मैंने ही अपने आप को मैंने कन्विंस कर लिया अपने आप को कि नहीं, जबकि मेरी पूरी फैमिली जो है तैयार नहीं थी किस तरीके से कि नहीं आप लीजिए इतना ब्लड शुगर। हमारे दोस्त अहबाब सारे वो जो तिब यूनानी के नाम पे रोजाना सैलरी उठाते हैं अपनी महीने की, कोई तैयार नहीं। उन्होंने कहा नहीं कुछ दवा फायदा नहीं करती, आप मत लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं इसको खाऊंगा और मैं देखूंगा। उस वक्त तक जो है वो, बहरहाल अब यहां से जब बात शुरू होती है, अब वो ट्रायल का टाइम शुरू हुआ। हमने कहा अब इस पर ट्रायल ही करूंगा मैं अपने ऊपर, और पूरा हमारे पास कई सारा कैलेंडर आज भी मौजूद है। हम लोग क्या करते थे, पूरी फैमिली, हमारे बच्चे मिल करके सब लोग कैलेंडर पे डेटा कलेक्ट करते थे कि आज कितना शुगर का लेवल था, उसी ग्लूकोमीटर के तरीके से। तो शुरुआत जो करी हमने उसमें कुर्से डायबिटीज और कुर्से काफूर से करी, 2 टेबलेट सुबह शाम लेते थे। इसमें एक चीज और खास किया हमने अपनी स्टडी में, पर्सनल लेवल पे, अपने लेवल पे, कि हमने दोनों डेटा कलेक्ट किया है इसमें कि एक्सरसाइज से कितना फर्क पड़ता है और एक्सरसाइज ना करने से कितना फर्क पड़ता है। अब आप देखेंगे विदाउट एक्सरसाइज जो थी, एक 15 दिन करके देखा हमने, इसको खा करके देखा, तो शुगर जो मीन आया फास्टिंग का वो 210 आ गया। ये मीन इसलिए कि 1-2 महीने का मीन निकाला हुआ है, कभी 180 भी आ गया, कभी 190 भी आया, कभी इस तरीके से 210 आया। फिर हमने जब उसके साथ एक्सरसाइज को दिया अगले 1 महीने पूरे पे, तकरीबन 30 to 40 डेज का हम रखते थे पीरियड इसमें, इन दवाओं के साथ सेकंड जब डेवलप किया उसको, तो उसमें क्या हुआ, और कम हो गया। फिर क्या हुआ कि ये तमाम दवाएं इसमें और बढ़ा दी, लेकिन जब तीसरा मॉडल शुरू किया, क्या वजह रही, उसमें शुगर जो फास्टिंग हुई फिर बढ़ रही हो अगेन, जबकि इसमें एक्सरसाइज भी थी, काफूर भी थी, और यानी कि दवाओं की तादाद तकरीबन हो जाती थी 6 सुबह शाम मिला करके। फिर कुर्से ज़ापतिस काफूर के साथ जो हमने दुलाबी को हटा दिया, दुलाबी का इफेक्ट कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे ऊपर, तो हमने क्या किया, कलौंजी शुगर पाउडर जो है वो लेना शुरू कर दिया आफ्टर मील। वो सुबह शाम लेते थे एक्सरसाइज के साथ, अभी थोड़ा सा और कम हो गया। फिर अगेन हमने कहा अपने ऊपर खिसाना ट्राई करते हैं, तुख्मे हयात का 10 दाने लेना शुरू किया, एम्पटी मॉर्निंग और 5 बजे शाम में। ज़ैबदिस ली, शक्रिनो लिया, फिर भी जो वॉकिंग करी इट वाज ऑलमोस्ट 178। अब यहाँ तक जब बहुत परेशान हो गया और दिल टूटने लगा, इट हैपेंड टू बी 1 ईयर। अब हमने जो है अगला जो शुरू करने की बात थी, फिर हमने जुल्किफ साहब से बात करी, इस तरीके से बात है और सब परेशान रहता हूँ मैं और मैं करना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है कुछ नहीं करो, आँख बंद करके आप जो है जवारिश जालिनूस शुरू कीजिए। आप जवारिश जालिनूस के बारे में उन्होंने बताया, फिर मैं उसका लिटरेचर पूरा का पूरा पढ़ के देखा, तो कई सारे लोगों को सबने बता दिया था कि आप लीजिए, लेकिन बनवा के दीजिए, शहद में बनवाइए, अच्छे से बनवाइए। तो एक सवाल अमूमन जब हम जिस चीज़ को हमने एडवाइस के बाद में, उनका सवाल हमसे ये बता था कि डॉक्टर साहब ये तो मीठी है। तो एक कॉमन सा वर्ड यूपी, वेस्टर्न यूपी का सर हमारे बोला करते थे, तुमने कर दी ना वही वाली बात। तो इस तरीके से इस दवा को लेना शुरू किया हमने। तो इसमें जो बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि मरीज में NIM का पास आउट, डॉक्टर शमीम जो अल हकीम
को मुंबई में चलाते हैं, वो NIM से पास आउट, मैं मरीज, उनकी कंपनी की दवा, और हमारे मेंटर जुल्किफ साहब NIM के। तो NIM का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है 3 टाइम लेना शुरू किया, यानी कि 3 टाइम बिल्कुल अच्छा वाला जवारिश जर्नलिस्ट बना हुआ, और इट वॉज ड्रास्टिक। फास्टिंग हमारा 130 आ गया, और वॉकिंग भी खूब करते थे। वॉकिंग का डेटा कैसे कलेक्ट करते थे? तकरीबन हम 4000 to 5000 स्टेप्स मॉर्निंग में, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा लिया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 30 मिनट्स मॉर्निंग और 15 मिनट्स इवनिंग। इस तरीके से डेटा जब कलेक्शन शुरू किया, तो अब फास्टिंग शुगर उस वक्त जो है साल भर के अंदर जो है ये रहने लगी। ये हमने अपने बारे में इसको बता दिया आपको ये। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे 2 साल तक जो है कुछ एक्सरसाइज नहीं किया हमने, बीच का 2 साल एकदम छोड़ दिया। फिर उसके बाद में सिर्फ जालिनूस लिया, तो ब्लड शुगर कितना पहुंच गया हमारा, इट बिकेम अप टू 170 फास्टिंग पहुंच गई। फिर उसके बाद में उसी में हमने ऐड कर लिया कलौंजी शुगर पाउडर को। तो क्या करता था मैं कि कलौंजी शुगर पाउडर को लेते थे, 1 चम्मच सुबह शाम लेते थे, और जवारिश जर्नलिस्ट को मैं खाली पेट लेने लगा। सुबह उठे जैसे, तो पहले 1 चम्मच जो है तकरीबन 6 से 8 से 10 ग्राम जवारिश जालिनूस, पानी पी लिया, नमाज वगैरह के लिए चले गए, आए। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में कलौंजी शुगर पाउडर ले लेते थे 1 चम्मच। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब यहाँ पर जामुन अलीगढ़ में बहुत बिकती थी, तो जामुन हमने ले लिया। जामुन के जो बीज बचते थे उसको सुखा लिया और अपने यहाँ सैदला डिपार्टमेंट से पिसवा लिया, और हाफ कलौंजी शुगर पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल था उसमें जामुन सीड्स के पाउडर को मिलवा दिया। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शुगर रेंज यही करती है फास्टिंग। हमने कभी भी आइडियल 120 लाने की कभी भी कोशिश नहीं करी। इसी से चीज़ें चूंकि क्या हुआ, और फिर तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन कराते रहे, HbA1c कराते रहे, क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते रहे, LFTR सब कराते रहे। इट इज़ ऑलमोस्ट विद इन द नॉर्मल रेंज। कई बार जो हमारा एक बार बीच में जो है HbA1c इट वॉज ऑलमोस्ट 9 पहुंच गया था, जब बिल्कुल केयर नहीं कर रहे थे, फिर धीरे 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 वो कम होने लगा। इट वॉज द फर्स्ट केस। हम इस दौरान जो है अपनी फैमिली में सबको कन्विंस करते रहे, नहीं रहे। फिर हमारी मुलाकात जो है मेरा ये जो जिनकी डेथ हो चुकी है इसी साल हुई है, हमारे नाना हुआ करते थे, तो इनसे ऐसे बातचीत हुई कि क्या करते थे। 1-2 बार हमें हमारी वालदा कहती थी हमसे कि फाइन के लिए कलौंजी शुगर पाउडर भिजवा दिया करो। मुझे लगा किसी के लिए मंगवाते हैं शायद देने के लिए, वहाँ नहीं मिलती। तो मैं एक बार खुद देने गया, तो मैंने किसके लिए मंगवाते हैं इसको, तो उन्होंने कहा नहीं मैं खाता हूँ खुद ही। मैंने कहा आपको कब से डायबिटीज़ है? तो उन्होंने कहा 15 से 20 से 25 साल, बल्कि और ज़्यादा ही बताया उन्होंने। तो उनको किसी ने बता दी थी उन्होंने। तो पहले कलौंजी वो ऐसे ही खाते थे, फिर किसी ने उनको पाउडर के बारे में बता दिया, तो इसको पीसना मुश्किल होता था, ये शुगर पाउडर खाते रहे, और 98 ईयर्स प्लस उनकी लाइफ रही, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कभी कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। सिम्टोमेटिक शुरू किया था उस टाइम, पहली बार कभी चेक कराया होगा, इस वक्त शुगर उनकी बड़ी, उन्होंने नहीं बता सके हमें कि शुगर कितनी थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी एक दवा से उनको ये फायदा पहुंचता है। इस मतलब केस नंबर 2। केस नंबर 3 आप देखिए, अगर ये मेरी मदर की है, और ये डायबिटीज़ है 2010 से, और ये मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम शुरू हुई थी, उसके बाद में ग्लिब्राइड 1 मिलीग्राम हुई 3 साल तक, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब क्या हो गई, उसके साथ मेटफॉर्मिन भी है और वीडाग्लिप्टिन भी है आफ्टर मील। और इनका मीन ब्लड शुगर जो फास्टिंग रहता था, कभी भी 1 साल तक 256 एवरेज रहता था इनका, कभी 278 हो गया, कभी 220 हो गया, कभी भी इवन की इंक्रीज करके उसको 2 से 3 मिलीग्राम कर दिया। और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल परेशान रहने लगी, बिल्कुल कुछ कमी नहीं होता है। मैंने कई बार इनको एडवाइस किया कि आप जो है दवा लेके देखिए, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा होता है कि बुजुर्गों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उनको किसी तरीके से, चूंकि हमारे घर में बहुत अकीदत से जुल्किफ साहब को माना जाता है, हमारी फैमिली के फिजिशियन भी हैं सर, तो उनको उनसे मशवरा करके उन्होंने कहा नहीं ये वाला शुरू करो मंगवा करके। उन्हें 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं फायदा हुआ, और चेक किया, और ये दिसंबर 2019 की बात है, ये कई सारे वाकयात उसमें हैं, लंबी बात हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद उनका सिर्फ 2 कम हुआ, इट इज डाउन टू ओनली 2, यानी 256 से एवरेज जो आया 254 आया, फिर 2 हफ्ते के बाद तकरीबन 230 आया, 3 हफ्ते के बाद 201 आया, और उसके बाद से ये चीज़ें जो है वो मुस्तकिल तौर पर रहने लगी, और अभी भी उनका ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल रहता है। यही कभी फास्टिंग उनका 160, 170, और अगर चूंकि वॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं, मैं एक बार बेंगलोर गया था, और बेंगलोर से मैसूर गया घूमने के लिए। मैसूर का जो चिड़ियाघर है वहाँ पर उनको चेयर नहीं मिली, वॉकिंग के लिए नहीं मिली, उनको तकरीबन 3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा दिन में,
और 2-2.5 घंटे लगे उनको। लेकिन जब सुबह हमने उनका शुगर वहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद शुगर कंट्रोल हो गई। इट वॉज ड्रास्टिक 140 फास्टिंग। उनको मैंने बताया कि आप वॉक करिए, लेकिन चूंकि 75 साल की उम्र है उनकी और वो चल नहीं पाती बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से ऐसे भी मरीजों के लिए आप जो बिनाई दवाएं क्या है, क्योंकि हजम चहारों को बेहतर करती हैं। इसके बारे में कई बार और जालिंदुस पे लेक्चर आप ले सकते हैं कभी भी सर। और ये पूरा का पूरा जो क्या है कि वो जो हजम चहारों को बेहतर करती है। अभी जो दवाओं का डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से है वो है, ये लास्ट केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपनी फैमिली का, जिनको अभी 1 महीना से बहुत परेशान थे। वो 10 साल से ही, मैं ब्रदर इन ला, एल्डर ब्रदर इन ला, और वो यहीं अलीगढ़ से उनका इलाज, लेकिन चूंकि वो भी बिल्कुल, जबकि वो यूनानी इलाज उन्होंने अपने लंबर कनाल स्टोनिसिस जुल्किफ साहब का किया, इज ऑलमोस्ट ऑल राइट, लेकिन डायबिटीज से बहुत डर गए वो और लेने लगे वो। लेकिन वो बहुत परेशान रहे बीच में, और बीच में किसी सीटाग्लिप्टिन वीटाग्लिप्टिन भी कहा लेने के लिए। और ये तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने बताया कि आज मैंने अपनी पीपी, चूंकि उनके पैरों में बहुत दर्द रहने लगा और पिंडलियों में दर्द रहने लगा और अजीब तबीयत रहती थी, उनकी बेचैनी रहती थी। शुरू में उनके बच्चे की शादी थी, उन्हें लगा शायद ये शादी की वजह से दिक्कत है। बहरहाल उन्होंने शुगर जब टेस्ट कराया, क्योंकि फास्टिंग वहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि देहात का इलाका है, तो चूंकि डॉक्टर भी नहीं आता, सैंपलिंग भी नहीं कर पाते, लोग नाश्ता सुबह जल्दी करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए अमूमन वहाँ पर लोग पीपी कराते हैं शुगर। तो पीपी जो उन्होंने कहा 422। अभी को परेशान थे क्या करें। फिर मैंने उनको एडवाइस किया, जो मैं इसमें लिखा हुआ है यही चीज़ है सेम, बगैर किसी मुबालगा आराई के। मैंने कहा आप डाइट को अपने चेंज कर दीजिए, आप दोपहर में सिर्फ भिंडी खाइए। तफरीह मैंने उनसे कही थी बात कि दोपहर में सिर्फ भिंडी खाइए और रात में सिर्फ करेला खाइए आप सब्जियों में, और वही तुख्म हाथ भिगा के दिया जिस तरह बताया था। और वहाँ पर सिर्फ शक्रीना मिल पाई जो निशमा की है, वो 2 टैबलेट सुबह शाम, और तमाम दवाएं उनकी बड़ी थी। ये वीराग्लिप्टिन मैंने बंद कर दी, मैंने कहा बिल्कुल मत लीजिए, ये पेंक्रेटिस कॉज करती है। और 1 हफ्ते बाद उनको जो शुगर आया, इतना ड्रास्टिक चेंज तो मैंने किसी में नहीं देखा। तमाम चीज़ों के साथ शायद ग़िज़ाओं का भी असर रहा इसके ऊपर, और कोई वॉकिंग भी नहीं कर पाती क्योंकि उनकी थोड़ा सा जॉइंट पेन रहता था। ये 267 पहुंच गया और 2 हफ्ते में 218। अभी भी वो ये दवा ले रहे हैं, इसी पैटर्न पे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह धीरे धीरे इट विल कम टू ए कंट्रोल। अब बात आती है कि हम, चूंकि डिस्कशन का पार्ट ये है कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें कुछ दवाएं जो हैं, हमने ज़्यादा लैंग्वेज नहीं पढ़ी उसमें, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का पेपर नहीं है, डिस्कशन है फिजिशियंस के साथ और भी लोगों के साथ, कि कुछ दवाएं ऐसी हमारे यहाँ हैं जो असर करती हैं हजम मेदी व अमा के ऊपर, जो ग्लूकोज के या नशास्ता के एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं, शहमिया से किसको, उनके ऊपर की कवरिंग कर देती है, म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है कवरिंग कर देती है। आप देखिए, अगर ओगली बोश जो आती है, बेसिकली वो भी यही काम करती है कि जैसे खाने के साथ पहले लुकमे के साथ ली जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर से कवरिंग कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। यही जो मैंने उनको बताया था, भिंडी भी जो होती है वो लेसदार होती है, और करेला इटसेल्फ जो है वो अभी आगे आएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो भिंडी के बारे में कई लोग कहते थे कि आप भिंडी काट के रात में भिगा दीजिए, सुबह में उसका पानी। कोई भी लेसदार मुगर्रियात जितनी भी होती हैं या ग़िज़ाएं जो ऐसी होंगी जो लेसदार होती हैं, वो कहीं ना कवरिंग करती है और उनका एब्जॉर्प्शन वो स्लो हो जाता है, और इस तरह से वो डिफिशियंसी को मिनिमाइज कर देती हैं इंसुलिन के। दूसरा होता है कि आप जो जिगर की सबसे जरूरत होती है कि आप इन्हें की, चाहे वो अमराज जिगर हो तो आ सकता है जिगर की आप इसलाह करिए, इवन कि अमराज जिल्द में जिगर की इसलाह आप देखिए बहुत जरूरत रहती है उसकी। तो आप करेक्शन जो होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का सेंटर है जिगर, उसको करेक्शन करिए, क्योंकि ये है कि जिगर जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, खास करके सारे के जो आपके मेटाबॉलिज्म है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरह क्या होता है कि ये फंक्शन करता है, 2 फंक्शन करता है यहाँ पर, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है, आपको प्रोटीन से कितना मिलता है, फैट से कितना मिलता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी और ग्लाइकोजेनेसिस भी। तो यूनानी सिस्टम मेडिसिन में जो होता है कि जिगर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंशन्ड है वो, कि खास करके मेटाबॉलिक डिजीज में। और इस पर बहुत सारा डेटा मौजूद है, आप देख लीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायबिटीज जो टाइप 2 है उसमें नॉक्टर्नल ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से रात का जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है। अब इसमें अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लें तो आप पाएंगे इसमें कि इस रेफरेंस में अगर आप दालचीनी, कसूर, कासनी का इस्तेमाल करें, ये सारी की सारी मुसले जिगर हैं जो डायबिटीज यानी कि शुगर के लेवल को, फास्टिंग शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। इसी चीज को, क्योंकि वो दवाएं देते थे ऐसे मॉडर्न मेडिसिन में, जिससे ग्लूकोज का लेवल दिन में शाम तक आते आते बहुत कम हो जाता था, तो रात में सोने से पहले वो खिला के सुलाते थे।
थर्ड जो है, जो हाइपरग्लाइसेमिक जो स्टेट होती है, जो कि एक क्वालिटी जो है, जो ब्लड की जो क्वालिटी है, जाहिर सी बात है क्वांटिफिकेशन तो ग्लूकोज का बढ़ता है, लेकिन ब्लड के अंदर जो एक ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल थी, जिसके ब्लड के लेवल के बढ़ने की वजह से यूरिन में ब्लड शुगर आ जाता है, सॉरी शुगर आ जाता है, इसके आप ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, अराउंड 350 के बाद है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लेवल है उसका। तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जो होती है, क्वालिटेटिव चेंज है ब्लड के अंदर। तो इसमें क्या है कि जो आपके इसके लिए जो है, जो दवाएं हैं आपके यहाँ, नीम है, करेला है, चिरायता है, आप इसका डेटा मौजूद है नेट पे, आप ले सकते हैं। इनके अंदर मुसफ़ी इफेक्ट भी है और मोदिले दम भी हैं, जो भी क्या होता है ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करती हैं। इसके अलावा जो है कि हर सेल का अपना एक, जिसे कहते हैं ना टिश्यू सेल मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन होता है, जिसे कहते हैं हजम उज़वी। तो अब जब कोई मॉर्बिडिटी इसमें होती, इस फैकल्टी में होती, कोई मॉर्बिडिटी होती है या कोई, तो इसमें क्या होता है कि डायबिटीज 2 में भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एनकाउंटर होता है, और सेल्स के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट इंसुलिन, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, ये खराबी हो जाती है हजम उज़वी की। तो जो ड्रग्स इसको हजम उज़वी को बेहतर कर सकती हैं और इंसुलिन को सेंसिटाइज करती हैं, जैसे जाफरान, मुरमक्की, शोनीज, अब उसमें चूंकि जाफरान जालिनूस में एक जुज है, एक दवाल कुरकुम है, तो ये इस ग्रुप की इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कौन से लेवल पे दिक्कत आ रही है। तो अमूमन जो हमारे यहाँ जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इसकी, जो उनको शॉर्ट हैंड हो जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, वो जब इसकी माहियतुल मर्ज को सही से मरीज की समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी मिजाज को नहीं समझते हैं कि खराबी कहाँ लाक हो रही है, वो आंख बंद करके बिल्कुल एकदम, ये दवाएं चल रही थी, फला साहब को फायदा कर गई, नुस्खा मिल गया और उसको आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा जो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो सीधे पैंक्रियाज, बांक्रास पे जो इफेक्टिव होती हैं, इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाती हैं, इसमें गुड़माल बूटी है, ये सब जो डेटा कलेक्शन है, तुख्म जामुन है, और इसे देखिए तुख्म जामुन को मैंने भी अपनी दवा में इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारी भी डायबिटीज क्या होगी, एडवांस कर रही थी। हमने कहा नहीं, अब थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, जो हमें डेटा इसका मिला थोड़ा सा, तो हमने तुख्म जामुन के पाउडर को उसमें इस्तेमाल किया। तुख्म हयात भी एक काम करती। इसके अलावा जो है ये दवाएं जो होती हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे, जो डायबिटीज की न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, सब चीजें हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं। इट इज वॉट टू मेंशन हियर दैट कि तिब में जो है दवाएं नहीं, इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स जो है कुछ दवाओं में काम करती हैं, और कई सारी चीजें, बीमारियां हैं। So in this regard, we can see that background of insulin development, we find that initially only pancreatic extract was studied and found anti-glycemic effect. Gradually, the efforts were made and now we can see the shape of the insulin. अब छठवीं बात जो इसमें है, हज़्म उज़वी का तबई फुजला पसीना है। तो आप देखिए, अगर जिन्होंने उम्र तबिया को सही से पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हर एक हज़्म का एक फुजला होता है, कि जैसे बरास है, बोल है, ऐसे पसीना है। तो पसीना भी जो है वो हज़्म उज़वी का फुजला है, यानी अगर पसीना सही से निकलता है तो हज़्म उज़वी जो है इसका मतलब बेहतर है। मैं यहीं पर एक छोटा सा वाक़या आपको बता दूं कि जब मैं NIU में 10 साल पहले जब वहाँ में तालिब इल्म था, तो हम अपने सर के साथ, जुल्किफ साहब के साथ, बार बार नाम ले रहा हूँ, लोगों को सकता थोड़ा अनईज़ी भी फील हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उनका, क्योंकि इसी तरह सिखाते थे हम लोगों को वो। तो वो क्रिकेट हम साथ में खेला करते थे, इत्तेफाक से वो बैटिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था, उनके अंगूठे में लग गई और अंगूठा फौरन जो है वो डिस्लोकेट हो गया, उलट गया बिल्कुल पूरा, क्या होता है इस तरह उसको सीधा किया गया हाथ से पकड़ के सबने। तो सर ने वहाँ पर जो मोहल्लाले वर्म दवाएं थी मूली उन्होंने, और वो कहते थे कि हम कहते दर्द की दवा के लिए ना, और उसका जो शानदार वो बनवाया उन्होंने, उसमें डिप करते थे सुबह शाम ला करके वो, और वो कहते थे, वहाँ उन्होंने पहली बार बताया कि अजीज, जिस दिन इस पे अंगूठे में पसीना आ जाएगा समझ लेना कि ठीक हो गया। करीब कई हफ्ते की मेहनत के बाद, शायद वो हम लोग को सिखाने के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने कितनी आजमाइश में रहे होंगे, कितनी दर्द तकलीफ में रहे होंगे, उसको बर्दाश्त किया उन्होंने, और एक दिन बुला के सबको दिखाया, बोलो देखो हमारे अंगूठे में पसीना हो रहा है और अब ये ठीक हो गया। उसके बाद से उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। कंक्लूजन है, तमाम बातें जितनी बातें मैंने करी हैं वो सारी की सारी वो कॉन्क्लूसिव ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें। बस ये कह सकते हैं हम लास्ट में चूंकि कुछ लाइनें पढ़ देते हैं आपके लिए कि यूनानी फिलॉसफी में जो है वो जो कॉजेशन है वो बेस्ड करता है तो मिजाजी है तो शास्त्रीय है। डायबिटीज में जो होता है वो कुव्वत मुगय्यरा इम्पेयर होती है कि जो मटीरियल्स को ट्रांसफॉर्म करती है, जैसे कि फास्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज आफ्टर एंटरिंग द सेल्स आइदर इनटू द एनर्जी और टू मेक इट एसिमिलेट, या तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी या इसको एसिमिलेट कर देगी। खास करके हज़्म उज़वी, टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड कुव्वत दाफिया, पावर दैट हेल्प सेल टिश्यू एक्सपेल आउट द वेस्ट products produced in the course of istihala. So sweat is the waste material expelled out as a result of tissue metabolism, that is Hadzm Uzvi. It has been proved that any physical activity that causes sweating helps to control diabetes. ये सारी बातें जितनी थी वो डायबिटीज के ताल्लुक से थी।
और अगर आप इजाज़त दें आरिफ साहब, तो एक दो केस मेरे पास और हैं जो नॉन डायबिटीज़ का नहीं है, उसका ताल्लुक मैदे से है। अगर आप इजाज़त दें, वक्त आपके पास है तो मैं उसको जिक्र कर दूं यहाँ पे। जी डॉक्टर साहब, है अपने पास 10 मिनट है है, 10 मिनट है, आप करिए। 10 मिनट है। चलिए चलिए, हमसे दो केस लेंगे यहाँ पे। पहला केस था, हमारे एक दोस्त हैं अलीगढ़ में, अल्लाह उनको सेहत दे, वो डेंटल सर्जन हैं, पर बहुत पुराने आदमी हैं वो हमारे पास आए कि साहब में जर्ड है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रेफ्लेक्स डिजीज। तकरीबन 5 साल से वो परेशान थे, और जब उनको ये प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ तक कि उनकी जो अच्छा सीने पे भारीपन, जिसे हम लोग वजोल कल्ब कहते हैं ना, इख्तलाजुल कल्ब कहते हैं, वो कंडीशन बिल्कुल डेवलप हो जाती थी उनको, परेशान। और उनको जो जाहिर सी बात है वहाँ हॉस्पिटल में ओपीडी में उनको ईसीजी के लिए ले जाते थे लोग, और बच्चे पसीना पसीना परेशान हो जाते थे, और वो ईसीजी में कई बार उनको एरिथमिया भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है ये, आई एम ऑलवेज ओके विद माई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उन्हें बहुत सारी दवाएं ली जो आती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो लिए जाते हैं, पीपीआई, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसाप्राजोल, सारी दवाएं ले ली उन्होंने, सुक्राफोलेट ले लिया, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें फिर जब हमने उनसे हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि मुझे जब भी मैं कोई खाना खाता हूँ, भारी खाना, वो निहारी पाए और गोश्त खाने के बहुत शौकीन है वो, तो कहते थे कि क्या नाम है कि मैं जो हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, और अब मैं नहीं खा पाता हूँ, खाता हूँ बीमार हो जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये जो है तबखीर है आपको, और ये इस तरह की दिक्कत आपको जो हो रही है, आप जो है, बोले नहीं आप मुझे दवा दीजिए, आप कुछ भी नहीं कीजिए। तो वहाँ पर जो ये दवा लिखी हुई, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ये दवाएं मिलती थी फ्री में, कुर्से नानखा, कुर्से मुख्तार, और हमने बाहर से उनको जवारिश पुदीना और नानखा लिख दिया। यकीन जानिए कि वो 1 हफ्ते के बाद आए, उनका जुमला था कि अब मेरा बेहतर हो गया खाना माशाल्लाह, अब इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो गैसेस नहीं बनती। क्योंकि क्या होता कि जब इस किसी की हालत पैदा होती थी, क्या नाम है कि सूए मिजाज रहा करता वहाँ पे, और मैदे से जो बुखारात थे वो तबखीर करके जो है ना ऊपर की तरफ आते थे, और यही वजह थी कई बार जो ना वैगस नर्व भी स्टिमुलेट होती है, तो उसकी वजह से उनको सिम्टम्स यहाँ पर, चूंकि इधर हार्ट है किसी एरिया में होती थी बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं पूरी वो कंडीशन जो कल्प की कंडीशन होती है वो उस जैसी हालत, कार्डेलिया मॉडर्न कहता है उसको, लेकिन वो कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो फंगस होता है, एरिया होता है स्टमक का, उधर ही होती है। अब जब वो तकरीबन 15 दिन दवा खाए, उनका एक जुमला बता देता हूँ मैं आखिर में चलते चलते आपको। मैंने कहा कि मैं बैल की तरह खाना खाता हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब यही दवा वो खुद से मंगा लेते हैं, कभी मौका पर तो खा लेते हैं। और पिछले कई महीनों से मुलाकात हुई मेरी, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद पड़ा हुआ है, तो उनको कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा खाने पर परहेज कर लेता हूँ। तो अब वो इस दवाओं को, उसके बाद क्या हुआ, इसका फ़ायदा जो सबसे बड़ा पहुंचा, जब किसी आप नामी ग्रामी का इलाज करते हैं तो कहते हैं ना कि सीना बसीना आपका चलता है। फिर कई सारे लोग कंसल्ट किया इसी प्रॉब्लम के लिए, आईबीएस के नाम से जो आते थे लोग हमारे पास, स्वदेशी मैदा के लिए कई सारे मरीज आए। तो हमारे यहाँ जो दवाएं अवेलेबल होती थी, कुछ बाहर से कुछ अंदर से, कई बार हमने अपने उस्ताद से मशवरा करके उनको दवाएं दे दिया करते थे, और वो ठीक हो जाते माशाल्लाह। तो इस तरीके से धीरे 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 क्या हुआ, प्रोपगेशन इसका चल रहा है। सेकंड जो केस है वो बिल्कुल रिसेंट है, अभी पिछले हफ्ते का, 4-5 दिन पहले का ही है। इट इज केस ऑफ माई वाइफ। तो इसमें भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी लगी बहुत ज़्यादा, हम किसी कंसल्टेशन के लिए गए थे ऑर्थोपेडिक के पास, थोड़ी दिक्कत थी पैर में, तो वहाँ पर गाड़ी में थोड़ी सी गर्मी लग गई, एसी चालू करने के बाद भी थोड़ी देर में होता ना, बहुत तेज़ धूप हो, दोपहर में गाड़ी बाहर खड़ी हो, तो दूरी बहुत कम थी, जमालपुर जाना था यहाँ से आने के लिए। तो बहरहाल क्या हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगी, और जब वहाँ से लौटे तो पहले से उनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती थी, और वो एग्रीवेट कर गई, उनको मेटिंग, डायरिया, और क्या नाम है, पेन शुरू हुआ एब्डोमेन में, और उन्होंने बताना शुरू किया पेट में भारीपन और बर्निंग सेंसेशन। तो बहरहाल थोड़ी बहुत दवाएं जो अवेलेबल थी, मैंने कहा ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, वो भी ज़रा सा बहुत ज़्यादा नहीं ईमानी के फेवर में रहती हैं। तो फिर मैं परेशान जब हो गया, तो मैं दिल में एक बात आई कि हम भागते हैं हमेशा मॉडर्न की तरफ, इसके लिए क्यों ना इस पे आजमाइश की जाए। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने ये जो नुस्खा मुझे बताया, बड़ी मुश्किल से दवा मिली, सुमाक के नाम से कहीं मिलती है, कहीं सुमाक के नाम से मिलती है, मार्केट में ये गर्दे सुमाक के नाम से मिलती है, जरिश्क और हलेला जर, 3 माशा लिए गए इसको, इसका शीरा, तो इसको हमने खुद अपने हाथों से खरल किया, इसको खरल था हमारे पास, ये एवरी 4 आवर्स है, खरल किया इसको, उसका शीरा निकाला, और शीरे के साथ हमने हर 4 घंटे पे दिया, और शरबत अनार दिया, शरबत अनारेन नहीं, शरबत अनार दिया। और ये चूंकि माई वाइफ इज डायबिटिक ऑल्सो, तो अब वो क्या किया उन्होंने, अभी तक उन्होंने नाली लेनी शुरू नहीं करी, अभी भी सिर्फ वो ग्लिमिफ्राइड पे काम चला रही है, हो सकता है इस चीज शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह आजकल में।
तो हो सकता है उनका ईमान वापस आ जाए इसके ऊपर। तो अब वो शरबत अनार, तो शरबत अनार बहुत मीठी बनाई है, रेक्स कंपनी की सिर्फ अवेलेबल है और कोई बनाता नहीं है इसको। तो हमने बाद में सर से मशवरा करके इसमें अनार का जो है जूस इसमें मिलाने लगे और फिर इसको 3-4 बार पिलवाया, तो काफ़ी आराम मिल गया। और फिर हमने जो है नेक्स्ट डे जो है उसको रात के वक्त उसमें हब्बे सुमाक 2 अदद और हब्बे पेचिश 2 अदद दी, स्टेट दिया है। उसके बाद अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ वीकनेस है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वी आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल इट। तो इस तरह से कि ये तिब्बी यूनानी का जो फ़ायदा है आवाम को पहुंच सकता है। तो अमूमन ज़रूरत इस बात की है हमें कि हम तमाम लोग जो इसमें बहुत सारे हमारे तालिब इल्म भी जुड़े हुए हैं कि आप उसको मुताला करिए, आप किसी से सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक ज़माने तक जो इसके बारे में था कि तिब्बी यूनानी सिर्फ आदत तनासुलिया के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। ये सर से लेके पाँव तक किसी भी मर्ज़ का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा रखी है हर चीज़ में। आपको मालूमात की ज़रूरत है, सही तशख़ीस की ज़रूरत है, और जब आप अज़्म के साथ बैठेंगे, इस यकीन के साथ, आप ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट जिस तरीके से आपके साथ जिससे सिचुएशन चल रही है, अगर आप अपने तिब की तरफ नहीं लौटे आप, तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं जेल के पीछे खड़े होंगे। तो इसमें सबसे देखिए कई सारे जिसमें जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अपने नाम चूंकि ले लूँ मैं, एक तो डॉक्टर आरिफ हिमसेल्फ जो है वो खुद आप देखिए ENT के मॉड्यूल भी उन्होंने डेवलप किया। तो उन्होंने एक फील्ड, एक दायराकार अपना लिया कि मैं इसी पे काम करूंगा। आज देखिए कि पिछले 5 सालों में इनका हिंदुस्तान भर में कहीं भी नाम जो है एक ENT एक्सपर्ट के तौर पर हो जाता है। दो इज MD इन मौलिजात, लेकिन क्या होता है ENT से इनका नाम बढ़ गया। ठीक है, अकमल डॉक्टर राजस्थान में है, इनका नाम, वहाँ मैं गया एग्जाम लेने के लिए एक बार, वहाँ देखा तो इनका बोलबाला है। इस तरीके से वो नादिर अमराज में किस तरीके से माशाल्लाह इनका, इस तरह से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर शमीम है मुंबई के अंदर, अलीगढ़ में डॉक्टर एहसान हैं। ऐसे ये एहसान का नाम आते एक बात याद आ गई कि जब हम बेंगलोर में थे तो ये ना कि उस्ताद अच्छा मिलना चाहिए आपको सीखने के लिए। वो हमें हॉस्टल में जब हम लोग शाम में खाना खा लेते थे तो ले जाते थे चाय पिलाने के लिए, तो चाय ही नहीं पी के हम गपशप नहीं करते थे कभी भी, वहाँ बैठे किसी बीमारी पे, किसी दवा पे बात करते थे। एहसान भाई हमारे एक कॉपी लेके वहाँ बैठा करते थे और उसको नोट किया करते थे। चंद साल पहले उन्होंने उसकी पूरी एक किताबी शक्ल दे दी जो मार्केट में अवेलेबल है। उन्होंने उसका तजिया भी किया, तजुर्बा भी किया अपने यहाँ, फिर वो मुजर्रबात एहसान के नाम से उसको, मुजर्रबात इलाही के नाम से उसको लेकर के पब्लिश किया, और वो मार्केट में अवेलेबल भी है, ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं आप लोग। तो बहरहाल ये सारी बातें थी आपके साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर तरफ से, अल्लाह का शुक्र कि मुझे मौका दिया है, अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ बैठ सकूँ, बात कर सकूँ। और इस तंजीम का, इस तमाम जुड़े लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं आपसे कुछ बात को शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू आरिफ साहब। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब। बहुत ही इनलाइटेंड लेक्चर था आपका, और बहुत ही पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, और खासतौर से आपने सारे प्रैक्टिकल अपने ही ऊपर आजमा के जो आपने बयान किए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये एक हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा कर रहे हैं कि हम भी इस तरह के कुछ जो भी तजुर्बात हैं वो अपना आप भी करें, या मरीजों को जो भी दवाइयाँ देते हैं हम उन पर इन सब तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे फिर एक सवाल और अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चंस हैं। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब के मिजाज के मुताबिक दवाओं का सिलेक्शन कैसे रहेगा? मतलब अगर कोई सफरावी मिजाज है या बलगमी मिजाज है, क्या उसके हिसाब से भी हम इन दवाओं को अलग अलग बिल्कुल करना बिल्कुल है? बिल्कुल। हाँ। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैं दमवी और बलगमी के बीच का रहता हूँ अक्सर। तो जब मैंने इसमें अपने ऊपर जालिम से इस्तेमाल किया मैंने, तो मुझे फायदा पहुंच रहा है। हमारे एक मिलने वाले थे, वो सफरावी मिजाज के थे वो, तो इस दवा को जब हमने उनको इस्तेमाल किया उनके ऊपर, तो उनको वो फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा इससे। तो अब जो है, अब दवा का मिजाज, इंसान का मिजाज अगर आप सही तयन कर लेते हैं, ऐसे लोगों में जैसे कि सौदा और सफरा वालों को जो है, और जिसे ओल्ड एज में सौदा भी होने लगता है, उन लोगों में जो तुख्म हयात का बहुत सा रिजल्ट मिलता है। आप तुख्म हयात शुरू करके देख लीजिए, उनमें बिल्कुल अर्ली डायबिटीज कोई भी है, किसी को बिल्कुल चेंजेस शुरू हुए हैं अभी अभी, तो आप सिंपली जो है मॉडिफिकेशन करके देख सकते हैं आप उसको, सिंपली उसका। तो मिजाज का टाइम जो एक आइडियल गाइडलाइन तिब के अंदर है उसी से करें, और जो दवाएं जितनी भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना, उन दवाओं को आप जो है असेस कर लीजिए कि ये मिजाजी कैफियत क्या रखती हैं, किस दर्जे में रखती हैं, किस दर्जे के अंदर इसका वजूद है, उसी दर्जे के एतबार से उसमें, अगर मान लीजिए कोई सफरावी है तो दर्जे सोए में चहारों की तरफ मत जाइए, क्योंकि जाफरान है। अब जाहिर सी बात है कि अगर जाफरान की डोज ज्यादा कहीं पर हो गई तो नुकसान करेगी। इस तरीके से हम इसको देखते हुए चलते हैं हमेशा।
जी, बहुत अच्छा, क्योंकि सफरा और गंभीर मर्ज, क्योंकि इनके अंदर हरारत होती है, तो जवारी जालिनों से इस्तेमाल कराएंगे तो हरारत बढ़ने का और ज्यादा खतरा है। तो जैसे आपने बताया कि सौदावी मर्ज हो या बलगमी वाला इंसान हो, तो उसमें इसके इफादियत ज्यादा आएगी जवारी जालिनों की। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि कोई खास मिजाज के लोग आपके एक्सपीरियंस में आए कि किन मिजाज के लोगों को ये डायबिटीज ज्यादा होती है? क्या वो बलगमी वालों को ज्यादा होगी, सफरावी वालों को, सौदावी वालों को? कौन से मिजाज को हम ये कहें कि किसमें ज्यादा सामने आ रही है? मेरे जो समझ में आई बात अब तक जो मैं देखता हुआ चला आया जी जी। कि मुझे तो हर तरह के लोग मिले। अच्छा। हाँ, हुआ क्या है कि जो एडाप्टेशन है सरकमस्टांसेस का, जी जो लाइफ स्टाइल एडाप्टेशन है, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वसीम अकरम को डायबिटीज हुई, क्या वसीम अकरम स्पोर्ट पसंद नहीं थे? सही है। हैं? जी। जिंदगी में उन्होंने जो है एक्वा जो है जो एक्वाचेक का उन्होंने ऐड दिया उन्होंने, बिल्कुल। और हमेशा स्विमिंग पूल से दिया। हम्म। तो एक्चुअली क्या है इसमें मकसद ये है कहने का कि हम लोग जो है ना, एक तो मर्ज का नाम लेते हैं, बलगम की तरफ चले जाते हैं फौरन, हाँ। ये बलगमी मर्ज हो जाएगा या बलगमी जो मिजाज की तरफ जाता, थोड़ा सा इंक्लिनेशन मिलता है। फिर क्या है कि जो हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, जैसे कि अकमल राजस्थान में है तो वहां हो सकता है चंद लोग अलग तरीके के मिल जाएं, मैं बिल्कुल। अलीगढ़ हूँ मुझे अलग मिल सकते हैं, लेकिन अगर ईस्टर्न पे जाएंगे, नेपाल के बॉर्डर पे जाएंगे, वहां अलग मिलेंगे। हम्म। तो हमें क्या हुआ कि जो हमारे हमारे पास कई सारे पेशेंट जो मिले हमें, वहाँ कर रहे हैं, क्या नाम है, गुवाहाटी साइड के हैं, कुछ कश्मीर के हैं। कश्मीर के मरीज सारे बलगमी हैं, जी। कश्मीरी के सारे मरीज जो हैं वो बलगमी मिले मुझे, हम्म। एक आध दम भी मिला मुझे उसमें से। ठीक। हमने उसी हिसाब से उनको बताया था भाई ये लीजिए। अच्छा, वो जाफरान चूंकि उनका पैदा होता है, जिस इलाके में जो चीज पैदा होती है वहां के लोगों के लिए वो मुझे साबित नहीं होती, अगर उसको वो तायुन जो है वो इसके एतबार से ले जाए, जिसने उसका रिकमेंडेड है, जी। जो कि बिल्कुल। मकामी एतबार से ही भी लोगों ने कहा है ये कि आप जो इसका इलाज कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें एक चीज मैं एक साहब का और नाम लेना चाहूंगा, हमारे एक शागिर्द हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज, उनका भी नाम है। अच्छा, अब्दुल और अजीज जी ना? हाँ, देवबंद में पहले वहां पर थे, लखनऊ में थे, अब वापस आ गए अलीगढ़ में। ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड फिजिशियन, और कई सारा इस मौके पे समझने में हमने पहले प्रेजेंट तैयार किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी मेरी मदद भी करी रिसर्च करने में, डेटा कलेक्शन में, सॉरी जो रिसर्च के डेटा थे जैसे कि नेट पे कोई अवेलेबिलिटी है, उन्होंने बहुत मदद करी, तो मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ही हिमसेल्फ इज ए गुड फिजिशियन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ जो जेनेटिकल बैकग्राउंड है कि जिसमें जेनेटिकल अगर किसी को है, उसके बच्चों में ऐसे होगा, तो ये जो जितनी भी रिसर्च है, ये इस पर हम मतलब उस पर पूरी तरह से इक्तफा करें कि समझे कि नहीं हाँ ये करना चाहिए, है? नहीं करना चाहिए, अब बता क्योंकि रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी। मेरा जो है ब्रदर निस्बती है, उसका वजन 100 किलो है, ये डायबिटिक, और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल 100 किलोग्राम लंबा हाइट। उनकी अम्मा को डायबिटिक, उनके नाना को डायबिटिक, ठीक है ना, उसको डायबिटीज नहीं है। हाँ। वजन 110 किलो है, हाईली खाना पीना बहुत ज्यादा, नॉन डायबिटिक। हम्म। उनकी बहन इज मैरिड टू मी, ठीक है, लेकिन उसका मिजाज बलगमी थोड़ा सा है, ठीक है, उसको डायबिटीज है। मेरे भाइयों में मेरे फादर को डायबिटीज थी, उनके फादर को डायबिटीज नहीं थी, लेकिन मेरे फादर को हुई तो मेरी बड़ी सिस्टर को, मेरी और किसी सिस्टर को नहीं है, जबकि मेरी जो थर्ड सिस्टर है उनका वेट बहुत ज्यादा है, बट शी इज नॉन डायबिटिक आज तक। जी 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 जी। ठीक है, मेरा जो भाई जो मुझसे छोटा है, हम्म। उसका भी दुकान पे बैठने का काम, वो नॉन डायबिटिक है। जो तीसरे नंबर का भाई है जो देवबंद में टीचिंग करता है, वो डायबिटिक है, और मुझसे भाई डायबिटिक हो गया वो, अच्छा। जबकि उसका वेट भी कम है। चौथा वाला अभी उसको खतरनाक खाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। तो अब मैं जो इतना पाया कि एक फैमिली हिस्ट्री मिल सकती है, हम्म। लेकिन ये जरूरी नहीं कह देना कि क्या नाम है कि अगर किसी की फैमिली में मदर फादर को है, दोनों को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके यकीन कर लेना ये ठीक बात नहीं है, कम से बिल्कुल। मैं कम आपकी ईमानी की रोह से। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात की तायीद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे एक तो बहुत ही करीबी कोलीग हैं दिल्ली में, डॉक्टर असलम साहब, वो भी प्रैक्टिस ही करते हैं। तो उनके पास जो डायबिटीज के मरीज आते हैं, मैंने उनसे ऐसे ही जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक साहब को के जो वालिद साहब हैं उनको डायबिटीज थी, उनके जो बच्चे थे उनको भी डायबिटीज, मतलब एक फैमिली में 4 लोगों को सभी को डायबिटीज थी। तो उनका कहना ये था, जो आपने अभी कहा, कि उनका कहना ये था कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलते हैं
तो चूंकि लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेम हो जाता है, तो बिल्कुल सेम ऑटोमेटिक वो पटरी सेम उसी पटरी पे चल रहा होता है। मान लीजिए बिल्कुल मैं सही कह अपनी रहे बात करूं, अगर हम किसी मदरसे बैकग्राउंड से हैं तो हमारे वालिद साहब जो है जोहर की नमाज पढ़ के और असर तक सो जाते हैं, या मदरसे मतलब ये किसी भी आप आदमी अपनी वो ले कोई भी, तो उसके अगर फादर जिस टाइप से उनका खाना पीना है, जो चीजें वो खाते हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से उसी तर्ज पे खाते हैं। जब पापा घूमने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आराम से घर बैठे हैं, तो वो भी घर ही पे बैठे हैं, उनको भी शौक नहीं है घूमने का। तो जो बच्चा उनका उस लाइन से उस लाइफ उस ट्रैक से अलग निकल जाए, तो वो उससे अलग हट जाएगा, और जो उसी ट्रैक पे चलता रहेगा पॉसिबिलिटी है कि वो डायबिटीज में चला जाए। तो उनका कहना ये था कि ये जो हम ये कहते हैं कि जेनेटिकल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, तो इसलिए हम उसी ट्रैक पे चल रहे होते हैं और एंड में जाके रिजल्ट भी वही होता है। जी मैं बिल्कुल। यही अर्ज कर दूं कि WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, तो हेल्थ की डेफिनेशन में कोई सही नहीं बैठा। तो उन्होंने, जी ये अकमल है यहाँ पे मौजूद हैं, जुल्किफ सर हैं, तो उन्होंने देखा ये क्या है कि उन्होंने कहा ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाया, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक मेजर किया एक माइनर किया। तो उन्होंने हार्मोनी को लिया और उन्होंने जेनेटिक कंपोजिशन और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों कंडीशन को लिया कि अब उनके हिसाब से कैसे सही रहते हैं आप। तो अब मैं जो बात बता, जो आप बात करें उसकी तायद मैं भी कर रहा हूँ कि जब मैंने अपने ऊपर डेटा कलेक्शन शुरू किया, तो मेरे बच्चे डेटा रिकॉर्डिंग करते थे, तो मेरे साथ चलते भी थे वो, उनको हैबिट बनी वॉकिंग करने की, साइकिलिंग की, कि नहीं मुझे चलना चाहिए, इट्स हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अगर उन्हें ये लगता कि नहीं सोना ही सबसे बेहतर है, तो जाहिर सी बात है कि वो सोचते कि नहीं अगर 2 बजे सोएंगे नहीं तो फिर तो जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है कि आप जैसा माहौल पैदा करते हैं उसी हिसाब से चीजें रहती हैं। जी डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से। आप अगर कुछ तबसरा करना चाहें तो आप अपना माइक ऑन कर लें, और उसके बाद हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है, आप बोलिए। थोड़ी कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें। जी जी, मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं सफ़र में हूँ और सफ़र में अच्छा। होने की वजह से मैं वक्त से नहीं जुड़ पाया था। ठीक ठीक ठीक। और शुरुआती जो कलिमात हैं, हमारे अजीज़ भी हैं और नाम भी अजीज़ ही है इनका अजीज़ जी भाई। जी और मैंने, क्योंकि मैंने आप जो हमारा डिस्कशन हुआ था तो मैं ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल अप्रोच रहती है इनकी। और बिल्कुल। असल में अगर आप देखें, मैं इसमें देख भी रहा था कुछ हमारे साथी जो क्लिनिक से ही जुड़े हुए हैं और क्लिनिक भी चल रही साथ साथ उनके सुन भी रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि तिब के लिए, जो तिब की तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, जब तक हम प्रैक्टिशनर्स को उस लेवल पे नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जो तशहीर होती है या लोग जानेंगे हमें, वो प्रैक्टिशनर के ताल्लुक से ही जानेंगे। और हमारी जो डाउनफॉल की बड़ी वजह रही है पिछले कुछ सालों में, वो भी ये है कि जो प्रैक्टिशनर्स थे वो उन्होंने यूनानी का अडॉप्ट नहीं किया, वो वजूहत कुछ भी रही हूँ। तो हमारी जो कोशिश है इस लेक्चर सीरीज के जरिए कि हम प्रैक्टिशनर्स को जोड़ें। और शॉर्ट हमने इसीलिए रखा, हालांकि अजीज भाई का जो लेक्चर है वो बहुत इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव भी है, और इस लिहाज से भी कि जो कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो इसमें टाइम देना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमने इसको शॉर्ट इसीलिए रखा है कि जो प्रैक्टिशनर हैं वो अपने शॉर्ट टाइम इन चीज़ों से जुड़कर और बहुत आराम से अपना टाइम, उनको लगे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जैसे मैंने शुरू में भी, हम अक्सर ये बात करते ही हैं कि इस लेक्चर सीरीज का मकसद ये है कि नॉर्मली जो एक हमारा तरीका है लेक्चर सीरीज कराने का, वो हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स सुनते हैं लोग, और लेक्चर होता है सुनते हैं, और उन नुस्खों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और अप्लाई करते भी तो जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उस पर उसको हम कभी बात नहीं करते हैं। जैसे अभी बात हुई कि हर एक मिजाज के लोगों में एक ही तरह का नुस्खा या एक चंद वो दवाइयाँ जो हम किसी भी लेक्चर में बता दें तो वो एक तरह से इफेक्ट नहीं करती है। तो फिर होता क्या है, जब आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो आपने लेक्चर्स में सुने होते हैं, तो फिर वहां से दिक्कत शुरू होती है। उनको लगता है कि यार ये तो सब बातें प्रैक्टिकली सही नहीं है, जो प्रैक्टिशनर को लगता है, और वो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो होना ये चाहिए कि हम उसके हर एक एस्पेक्ट को, कि अगर मैं राजस्थान में बैठकर ये बात कर रहा हूँ और आप भोपाल में हैं और अजीज भाई अलीगढ़ में, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों का मिजाज की जो सिस्टम है वो अलग रहता है, और उस लिहाज से लोग आते हैं, और दवाइयों का इफेक्ट भी इलाके के तमाम चीजें जो हमने नुस्खों को इस्तेमाल किया है, क्लिनिकली जब हमने इसको किया हमें बीमारियां आई। इन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर हम ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे तो मसला ये होगा कि जो प्रैक्टिकली जब लोग उस नुस्खे को सुनकर और अप्लाई करने जाएंगे और उनको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो उन्होंने लेक्चर में सुनी है हमारे लेक्चरर से, तो फिर वो जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए पॉजिटिव चीजें जो रही हैं और जो नेगेटिव चीजें उसकी नहीं, कि किन मिजाज लोगों में हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला या कम मिला है, या हमें डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ी है या दवा बदलने की जरूरत पड़ी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जवारी जालूस का इफेक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर मिजाज के लोगों में, कुछ लोगों में उसके अलावा भी दवाइयों का इस्तेमाल, तुख्म हयात का इस्तेमाल बहुत अच्छा मिल सकता है, कुछ लोगों में कुछ में नहीं मिल सकता, तो हमें कभी कभी कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो लेक्चर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसलिए बेहतरीन रहा है याजिद भाई का कि वो उन्होंने पहली चीज तो अपने ऊपर प्रैक्टिकल की है उसमें, और अपनी जो आप बीती उन्होंने पूरी की पूरी बताई है और अपने पेशेंट्स के बारे में बताया। दूसरा जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी कि जो नेगेटिव चीजें रही हैं जो हमें असल में सिखाती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें सुनकर तो हम हमेशा से चले आ रहे हैं और लेक्चर सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, लेकिन जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं उनसे कैसे ओवरकम करना और कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उसके लिए नेगेटिव चीजों का समझना बहुत जरूरी है, किन हालात में हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं और हमने क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ी है। तो वो बहुत अच्छे से अजीज भाई ने समझाया। तो इस तरह के लेक्चर जो है जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर इसलिए है ये क्योंकि इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों कवर किए हैं और सही चीज बताई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि हाँ मतलब तो हमारे उस्ताद मोहतरम जो है वो सेम ही है, तो हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहता है। और असल लेक्चर्स जो होते हैं उसका मकसद यही है कि हम मोटिवेट हों, इंस्पायर हों यूनानी की तरफ, जो इस लेक्चर से हमें माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अरे भाई ये हकीम रईस साहब है पाकिस्तान से, ये चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल लजीज साहब। हाँ बहुत अच्छा लेक्चर था, केस टू केस बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया। और मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँ अगर आप 2-3 मिनट मुझे दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मेरी मदर इन लॉ को भी ना असल में डायबिटीज़ के साथ मेरा है ताल्लुक़। आपके मतलब ज्वाइन करने से पहले मैंने बताया था मेरा एमफिल भी डायबिटीज़ में है। तो मेरी मदर इन लॉ बाईपास की भी पेशेंट प्लस डायबिटीज़ भी और फिर साथ साथ उनको फैटी लीवर भी। तो जैसे आपने चारों हुजूम के बारे में बात की तो मैंने उनको बेरिसाल पे रखा और इसके अलावा अज़गन भी मैं देता हूँ अपने पेशेंट को ऑटो करेक्शन के लिए, एंटी म्यूटेंट के लिए। और इसके अलावा वही हमदर्द की जैसे दुलाबी है या हमारे यहाँ करशी की ज़ुबैक्स है या मेरा अपना भी फार्मूला है। तो मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट देखे। उनकी फास्टिंग का ही मसला था तो हम फिर उनको रात को ही कुछ चीज़ें ऐसी देते थे जो डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल हो जाए। तो बस मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि जैसे कराची है, यहाँ पे साहिल समंदर है, मरतूबा आबो हवा है, तो यहाँ पे मिजाज के लिहाज से में बलगमी टाइप ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मिजाज का बड़ा अफेक्ट होता है इसके अंदर। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो डेविडसन है इसके 3rd एडिशन में था कि इन्वायरमेंटल डिजीज़ में क्रॉनिक एसी सिंड्रोम। तो आजकल जो हमारी बीमारियां हैं ये एसी की वजह से एक हज़म तो हो ही नहीं रहा ना, हमें पसीना आ ही नहीं रहा। हम जब तक वॉक नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो हम कैसे, हम तो कार में भी एसी लेके घूम रहे हैं। तो बस यही चीज़ ऐड करना। तो बहुत अच्छा लेक्चर था, आपको पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो के उसमें देखा था और आज फिर और इस तरह के लेक्चर में बिल्कुल आप रखें हम लोगों को भी ऑन बोर्ड। मैं चाहूँगा इस तरह से कि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, 21 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यूनानी मेडिसिन ही देता हूँ। मैं दर्द सर के लिए भी पैनाडोल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेता डिस्प्रिन, मैं यूनानी से इलाज करता हूँ मुकम्मल मरीजों का। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा ताउन। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही आपको भी और हमसे भी तो मैं अब तमाम हजरात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इजहार तशक्कुर फरमाएं। डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब सुन रहे हैं आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अब्दुल अजीज साहब का कि उन्होंने इतना आसानी से और इतना जो एक मेन प्रैक्टिस चाहते हैं कि हमें मेन पॉइंट टू पॉइंट मिले, केस के ऊपर रिसर्च हो, तो वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह के लेक्चर होते रहें और बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए। और डॉक्टर आरिफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर अकमल साहब का भी
कि वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं। तो इसी उससे कि इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम दोबारा भी होते रहें, और इसी उससे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, जो हाजिक लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हाजिक रेमेडीज और हाजिक वेलनेस एंड ट्रेनिंग सेंटर के आप डायरेक्टर हैं सहारनपुर में। आपके ही ताउन से हम इस सीरीज को चला रहे हैं, साथ साथ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं एक बार फिर तमाम हजरात का, खासतौर से डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब का और अकमल साहब का, जितने भी हमारे शुरका इसमें जुड़े हुए हैं, मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी आप तमाम हजरात का मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने जितनी कीमती बातें आज बताई हैं, तो जो मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत ही अहम है। मतलब इससे काफी चीजें ऐसी क्लियर हुई हैं कि जो दूध का दूध पानी का पानी, हाँ अगर ऐसा है तो हम ऐसा करें, अगर ऐसा है तो ऐसा करें, काफी हद तक उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए। और उम्मीद है कि मतलब हम आगे भी आपको इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। फिर से कभी मौका मिलेगा तो आपको बहुत शुक्रिया, एनी टाइम। इसी के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। हकीम रईस साहब, आप अपना कोई मतलब नंबर या कोई जी नोट कर लीजिए। चले अजीज साहब से ले लीजिएगा। चले अजीज साहब से जी 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 जी, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।